गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो बेटा पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप ये अध्याय चल रहा है। इसमें साझेदारी व्यवसाय ये हमारा टॉपिक है वो लगातार जारी है। कल हमने साझेदारी फर्म की सीमाओं के बारे में पढ़ा था और इन सीमाओं के बारे में हम एक बार पुनः अवलोकन करेंगे और उसके बाद में हम साझेदारी के प्रकार इनके बारे में पढ़ेंगे। तो साझेदारी फर्म की जो सीमाएं हैं उसमें जो पहली सीमा है असीमित दायित्व। यदि फर्म की देनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्तियां प्राप्त नहीं हो तो साझेदारी व्यवसाय में क्या किया जाता है, यदि फर्म की परिसंपत्तियों को चुकाने के लिए, देनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्तियां वो पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को अपने निजी स्रोत से भी उसका भुगतान करना पड़ता है। यानी कि अगर यदि साझेदारी व्यवसाय है वो नुकसान में जाए तो उसकी नुकसान की भरपाई के लिए समस्त साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति को भी बेचना या गिरवी रखना पड़ सकता है। इसलिए यह साझेदारों के लिए अनुचित होगा कि जिनके पास अधिक व्यक्तिगत धन है, सभी के लिए अन्य साझेदार ऋण का भुगतान करने के लिए यदि असमर्थ होते हैं तो इसका भुगतान है वो धनी साझेदार को करना होगा। तो इसके अलावा हमारा दूसरा बिंदु था वो सीमित साझेदारों की संख्या सीमित होती है। ज़्यादातर साझेदारी व्यवसाय में 2, 5, 10 साझेदार होते हैं, ज़्यादातर यही साझेदार माने जाते हैं। तो साझेदारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर जो व्यवसायिक कार्य किए जाते हैं उसके लिए बड़ी मात्रा में धन, वित्तीय स्रोत, संसाधन की आवश्यकता होती है और धन, वित्तीय स्रोत या संसाधन को जुटाने के लिए जो पूंजी होती है वो अपर्याप्त रहती है। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म एक निश्चित आकार से अधिक विस्तार है वो नहीं कर पाती है। तो साझेदारी की संख्या आपको पता है सीमित रहती है क्योंकि ज़्यादातर साझेदारी व्यवसाय में 2, 5 या 10 साझेदार होते हैं। उनके लिए इतने वित्तीय संसाधन जुटाना, आर्थिक साधन जुटाना है वो अपर्याप्त रहता है। इसलिए क्या होता है, साझेदारी फर्म एक निश्चित स्वरूप से अधिक आकार नहीं ले पाती। उन्हें अन्य वित्तीय स्रोतों से भी ऋण मिलने में मुश्किल होती है, उन्हें वित्तीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जब वित्तीय स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो चाहे वो परंपरागत हो चाहे गैर परंपरागत ऋण के संसाधन हो या ऋण के स्रोत हो, उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसलिए वो अपने व्यापार का जितना अधिक विस्तार करना चाहते हैं उतना अधिक विस्तार नहीं कर पाते। परस्पर विरोध की संभावना। साझेदारी का संचालन व्यक्तियों का एक समूह करता है जिसके निर्णय लेने का अधिकार को बांटा जाता है। जिसमें निर्णय लेने का अधिकार है कुछ व्यक्तियों व्यक्ति समूह तक हो जाते हैं। कुछ मामलों में यदि मतभेद भी हो जाते हैं तो क्योंकि सभी साझेदारों की राय है वो एक जैसी नहीं रहती, समस्त साझेदारों की राय में एक समानता या एकजुटता नहीं लाई जा सकती। इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय से दूसरे साझेदार आबद्ध हो जाता है। इस प्रकार से किसी एक का अनुचित निर्णय दूसरों के लिए वित्तीय बर्बादी का कारण बन जाता है। यदि कोई साझेदार यदि फर्म को छोड़ना चाहता है, यदि कोई साझेदार है वो फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे साझेदारी को समाप्त करना होगा क्योंकि वह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता। तो यदि कोई साझेदार है वो फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे साझेदारी को समाप्त करना होगा क्योंकि वह स्वामित्व का हस्तांतरण है वो नहीं कर सकता। निरंतरता की कमी। यदि साझेदारी व्यवसाय में यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या अवकाश ले ले या वो पागल हो जाए या वो दिवालिया हो जाए, ऐसी स्थिति में साझेदारी है वो समाप्त हो जाती है। इसे सभी की सहमति से कभी भी समाप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें स्थायित्व और निरंतरता वैसी नहीं होती। जनसाधारण के विश्वास में कमी या जनसाधारण के विश्वास की कमी। साझेदारी फर्म के लिए इसकी वित्तीय सूचनाओं और अन्य संबंधी जानकारी का प्रकाशन और उजागर करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता क्योंकि
साझेदारी व्यवसाय में इसके समस्त बही खाते या आर्थिक ब्यौरे देना आवश्यक नहीं है। इसलिए जनसाधारण को इस साझेदारी व्यवसाय की स्थिति, उनकी वित्तीय स्थिति, फर्म की वित्तीय स्रोत के बारे में जानना है वो कठिन हो जाता है। इससे जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। साझेदार के प्रकार, साझेदारी फर्म के विभिन्न प्रकार के साझेदार हो सकते हैं जिनकी अलग अलग भूमिकाएं होती है। साझेदारों के प्रकार वो भी अलग अलग है। इनके अधिकारों और उत्तरदायित्व को भली भांति समझने के लिए इनके प्रकारों को समझना बहुत आवश्यक है। तो पहला है सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार, तो मैंने जैसे पहला बिंदु बताया है, साझेदारी के प्रकार में पहला है सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर। एक सक्रिय साझेदार कौन होता है? एक सक्रिय साझेदार कौन होता है बेटा? जो पूंजी लगाता है, धन लगाता है, वित्तीय संसाधन जुटाता है, अपनी लेन देन के प्रति उसका दायित्व वो असीमित होता है। यह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो यह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं? एक सक्रिय साझेदार वह होता है जो पूंजी लगाता है, जो रिस्क उठाता है, जो जोखिम उठाता है, जो पूंजी लगाता है, अपनी मेहनत का, अपने प्रयासों का, अपने वित्तीय संसाधनों का निवेश करता है, उसका दायित्व असीमित होता है। यह साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो एक सक्रिय साझेदार वह है जो पूंजी लगाता है, संपत्ति लगाता है, धन का निवेश करता है, फर्म में लेन देनों के प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। यह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो व्यवसाय संचालन में वह सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो एक सक्रिय साझेदार वह साझेदार है जो पूंजी लगाता है, जो मेहनत लगाता है, जो फर्म के लेन देनों के प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। यह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार। जो साझेदारी फर्म होती है उसकी जो दैनिक क्रियाकलाप होती है, दिन प्रतिदिन के जो काम होते हैं, दैनिक जीवन में जो साझेदारों के जो कार्य होते हैं उन कार्यों में भाग नहीं लेता। पूंजी जरूर लगाता है लेकिन दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता। उन्हें सुषुप्त या सोया हुआ साझेदार कहते हैं, जिसे हम निष्क्रिय साझेदार भी कहते हैं। वह साझेदार क्या करता है? पूंजी तो लगाता है और लाभ हानि को भी बांटता है, लेकिन असीमित दायित्व भी होता है, लेकिन वह दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता है। जो साझेदार व्यवस्था में दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता उसे हम सुषुप्त साझेदार कहते हैं। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि को बांटता है। तो एक सक्रिय साझेदार क्या होता है? फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि को बांटता है और उसका दायित्व असीमित दायित्व होता है। जो साझेदार व्यवस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेते हैं उन्हें सुषुप्त साझेदार कहते हैं। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, लाभ हानि को बांटता है और उसका दायित्व वो असीमित होता है। तो हम सुप्त और निष्क्रिय साझेदार किसे कहते हैं? जो दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता उसे हम निष्क्रिय या सोया हुआ साझेदार कहते हैं। ये क्या करता है? ये पूंजी तो लगाता है और लाभ हानि में हिस्सा भी लेता है, लाभ हानि में बंटवारा भी होता है, लेकिन जो साझेदारी व्यवसाय है उसके जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो दैनिक जीवन के कार्य हैं, जो लेन देन संबंधी कार्य होते हैं या रोजाना के कार्य होते हैं, वह उसमें रुचि नहीं रखता या वह उसमें भाग नहीं लेता। वह पूंजी तो लगाता है, वह अपनी पूंजी लगाता है, लेकिन सक्रिय साझेदारों की बजाय वह दैनिक क्रियाकलापों में भाग नहीं लेता। वह दैनिक क्रियाकलापों या दैनिक जीवन के कार्यों में भाग नहीं लेता और उसका दायित्व असीमित होता है। गुप्त साझेदार कौन होता है? गुप्त साझेदार वह होता है जो फर्म में जनता के सामने तो नहीं आता, वह अपनी भागीदारी रखता है। इस विशिष्टता को छोड़कर बाकी मामलों में अन्य साझेदारों के समान होता है।
यह वह साझेदार होता है जो जनता के सामने नहीं आता, जनता के सामने वह साझेदार नहीं माना जाता, लेकिन वह समस्त क्रियाओं में या लाभ हानि में भाग लेता है। उसका दायित्व असीमित होता है, लेकिन जनता उसे जानती नहीं है, जनता की नज़र में या लोग उसे जानते नहीं है, लोग उसे परिचित नहीं होते, लोगों की नज़र में वह नहीं आता। तो यह वह साझेदार होता है जो फर्म के संबंध को साधारणतः जनता उसको जानती नहीं है कि वो फर्म से उसका क्या संबंध है, उसका कितना लेन देन है, उसका कितना हिस्सा है, उसका कितना लाभ है, वो कितना, वह कौन है, वो कैसे भाग ले रहा है, उसके बारे में जनता बिल्कुल नहीं जानती है। लेकिन उसकी साझेदारी में उसकी बराबरी की हिस्सेदारी होती है, वह समस्त गतिविधियों में भाग लेता है, वह अन्य साझेदारों के समान होता है, वह पूंजी लगाता है, वह अन्य साझेदारों के समान होता है, वह अपनी पूंजी लगाता है, वह जोखिम उठाता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि के हिस्से को बांटता है और अन्य लेनदारों के समान उसका दायित्व भी असीमित होता है। तो जैसा आपको बताया है, गुप्त साझेदार कौन होता है? जो जनता की नज़र में नहीं आता, जनता उसे जानती नहीं है, जनता उसे साझेदार के रूप में मानती नहीं है, लेकिन वो साझेदार होता है, वो अपनी पूंजी लगाता है, अपनी मेहनत लगाता है, अपने श्रम लगाता है, अपने संसाधन जुटाता है, अपने वित्तीय स्रोतों को खर्च करता है और साझेदारी फर्म के रूप में अपनी साझेदारी का निर्माण करता है, लेकिन वह जनता की नज़रों में नहीं होता। और साझेदारी व्यवसाय के परिणाम स्वरूप होने वाले समस्त लाभ हानि में उसका बराबरी का हिस्सा होता है और वह लाभ हानि को बांटता है और लेनदारों के प्रति, जो लेनदार है उसके प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। तो लेनदारों के प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। तो क्योंकि वो पूंजी लगाता है, श्रम लगाता है, प्रबंधन में भाग लेता है, लाभ हानि में भाग लेता है, लाभ हानि में वह सक्रिय रूप से भाग लेता है, यानी कि लाभ हानि को बांटता है और अन्य लेनदारों के प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। नाम मात्र का साझेदार, फॉर्मेलिटी के रूप में यह वह साझेदार होता है जिसका नाम का प्रयोग फर्म में तो किया जाता है, लेकिन वह इसमें कोई पूंजी नहीं लगाता है। यह वह साझेदार होता है जैसे कोई खासम खास व्यक्ति है, कोई खासम खास लोकप्रिय व्यक्ति है, टाटा, बिरला, अंबानी, जो हम उसका नाम लेके हम अपना व्यवसाय शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने व्यवसाय, हमारे व्यवसाय में पूंजी नहीं लगाते, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे अंबानी हो, अडानी हो। ये हम उनका नाम लेकर या उनकी सहमति से साझेदारी व्यवसाय तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस साझेदारी व्यवसाय में उनकी पूंजी नहीं होती। क्योंकि उनकी पूंजी नहीं होती इसलिए वो प्रबंध के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते और न ही लाभ हानि में उनकी भागीदारी होती है। लेकिन अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्ष के प्रति वह उत्तरदायी होता जरूर है। तो नाम मात्र का साझेदार, चाहे खेतान है, चाहे बिरला है, चाहे धानुका है, ये जो बड़े बड़े फर्म है भारत में, डालमिया है, जो फर्म है बड़ी बड़ी, इनके फर्म का नाम लेकर हम अपना साझेदारी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, उनकी सहमति से शुरू कर सकते हैं, उनके नाम का लाभ हम उठा सकते हैं, लेकिन न तो वो पूंजी लगाते हैं और न ही फर्म की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो न तो वो पूंजी लगाते हैं और न ही वो फर्म के क्रियाकलापों में, फर्म की सक्रिय कार्यों में भाग लेते हैं। तो वह साझेदार होता है जिसका नाम का प्रयोग तो फर्म करती है, लेकिन न तो वह कोई पूंजी लगाता है, न वह श्रम करता है, न प्रबंध के सक्रिय कार्यों में भाग लेता है और न ही लाभ हानि के हिस्से को बांटता है। लेकिन जब हम उसका नाम का लाभ उठा रहे हैं और नाम का लाभ के रूप में हमने इसे साझेदार के रूप में मान रखा है, तो यदि अन्य साझेदारों को ऋण हो जाए तो उसके भुगतान के लिए वह नाम मात्र का साझेदार भी तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। तो नाम मात्र का साझेदार यह वह साझेदार होता है जिसका नाम का प्रयोग फर्म करती है, लेकिन वह कोई पूंजी नहीं लगाता, वह फर्म के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता और न ही लाभ हानि में भागीदार होता है। लेकिन अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए वह अन्य साझेदारों के समान फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह वह साझेदार होता है जिसका नाम का प्रयोग फर्म करती है, लेकिन वह इसमें कोई पूंजी नहीं लगाती है, वह फर्म के प्रबंध में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता और न ही लाभ हानि में उसका कोई हिस्सा होता है।
लेकिन जब यदि फर्म पर अन्य साझेदारों पर किसी प्रकार का कोई ऋण का बोझ हो जाए तो ऋणों को चुकाने के लिए वह तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है, तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा इसी तरह मैंने आपको गुप्त साझेदार के बारे में बताया है, जो जनता जिसे जानती नहीं लेकिन उसकी फर्म में हिस्सेदारी होती है, वह पूंजी लगाता है, अपना प्रबंधन करता है, लाभ हानि को बांटता है, लेकिन जनता उसे प्रत्यक्ष रूप से जानती नहीं है क्योंकि वह फर्म के कार्यों में या फर्म के बारे में या फर्म के सक्रिय साझेदारों में जो जागरूक होते हैं, जो जागरूक साझेदार है, उनके रूप में उसका नाम नहीं आता। लेकिन वह गुप्त साझेदार होता है, वह अपनी फर्म में पूंजी लगाता है, अपना मेहनत लगाता है, अपना श्रम लगाता है और लाभ हानि को बांटता है। और लेनदारों के प्रति जो भी फर्म के लेनदार होते हैं या देयता होती है, फर्म की देयता होती है, उन देयताओं को चुकाने के लिए वह तीसरे पक्ष के प्रति या तृतीय पक्षकार के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है। तो वह पूंजी लगाता है, प्रबंधन में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है, लेकिन देनदारों के प्रति, जो देनदार है उनके प्रति उसका दायित्व है वो असीमित होता है। तो बेटा आज मैंने आपको साझेदारी के 4 प्रकारों के बारे में बताया। इनको आपको बेटा जरूर से लिखना है, इनको आपको लिखना है, इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इनको याद करना है। बेटा होमवर्क है। धन्यवाद।